हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं मोरटोन्स मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 2 है। रात को चिंग अपना घर जाता है। वो जब घर पहुंचता है मोम उसे बोलती है, तुम वापस आ गए। तुम्हारी आंट ने कहा कि मो अभी तक घर वापस नहीं आया है। ये सुन के जिंग बोलता है, ओह। जिंग अपना रूम जाने लगता है। मोम पूछती है, तुम उदास नजर क्यों आ रहे हो, क्या कुछ हुआ है? जिंग बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ। रूम पहुँच के जिंग पॉकेट से अपना हाथ निकालता है। उसके हाथों में पट्टी लगा हुआ है। वो सोचने लगता है, इस चोट को लेके मैं मोम को कैसे एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो डॉक्टर के पास जाता है अपने चोट का इलाज करवाने के लिए। डॉक्टर उसे बोलता है, इस चोट की वजह से तुम्हें लेफ्ट हैंड में काम करने में दिक्कत होगा। तुम अभी एक स्टूडेंट हो, ध्यान रखना कि तुम्हारा राइट हैंड पे चोट ना लगे, नहीं तो तुम ठीक से लिख नहीं पाओगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिंग के ऊपर। जिंग सोचता है, मैं एक लेफ्ट हैंडेड पर्सन हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। जिंग अपना डोर ओपन करता है। वो देखता है कि मो विंडो के पास खड़ा है। मो उसे देख के स्माइल करता है एंड उसे बोलता है, मुझसे बचने की कोशिश मत करना। उसे देख के चिंग डरने लगता है। वो तुरंत डोर को क्लोज कर देता है एंड बोलता है, आखिर ये सब क्या है? उसे देख के मैं डर क्यों रहा हूँ? उसके बाद वो अपने मोम के पास जाता है। मोम उसे बोलती है, तुम इतने लेट क्यों उठ रहे हो? क्या आज तुम डे केयर सेंटर पे नहीं जाने वाले हो? चिंग बोलता है, आज हॉलीडे है। तभी मोम न्यूज़पेपर देखते हुए बोलती है, जरा इस न्यूज़ को सुनो। कल 2 बच्चे गायब हो गए थे। मोलेस्टर को चाकू मारा गया है, पर वो भाग निकले। पुलिस उन्हें पकड़ नहीं सकी। वैसे मैंने सुना है कि पीड़िता का पिता बहुत गुस्से में था और उसने सड़क पर गाली देते हुए चाकू उठा लिया था। जिंग कोई रिप्लाई नहीं देता है। वो वापस अपना रूम जाने लगता है कॉमिक बुक पढ़ने के लिए। कॉमिक बुक पढ़ते पढ़ते शाम हो जाता है। तभी उसे रूम के बाहर किसी का कन्वर्सेशन सुनाई देता है। वो विंडो ओपन करता है। वो देखता है कि उसका कजन ब्रदर वापस घर आया है। वो किसी पर्सन के साथ बातचीत कर रहा होता है। वो सोचने लगता है, आखिर वो किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको याद है, ये पर्सन वही है जिसने मो को लड़कियों के कपड़े में भागते हुए देखा था। उसने तिया के बाल भी काटे थे। वो पर्सन बोलता है, लास्ट नाइट जो कुछ भी हुआ था, मैंने उसके बारे में पुलिस को सब कुछ बता दिया है, पर उन बच्चों ने कहा कि वो मोलेस्टर को नहीं जानते हैं। पर हमें इतना पता है कि उसके हथेली पर वार हुआ है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कजन ब्रदर चिन के हाथों में भी चोट लगा है। अपने हाथों को पॉकेट में डाल देता है ताकि वो अपने चोट को छुपा सके। चिन उसके शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, पुलिस उन मोलेस्टर को पकड़ नहीं पाई, इसीलिए वो अब गुस्से में है। वैसे भी तुमने पुलिस को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लू दिया है। चिन विंडो से बोलता है, कजन ब्रदर आप घर वापस कब आए? पर उसका ब्रदर बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। ये देख के चिन सोचने लगता है, आखिर उन्होंने मुझे इग्नोर क्यों किया? फिर वो अपने सामने के विंडो में देखता है कि मो उसे ही स्टेयर कर रहा है। जिन सोचता है, ये लड़का वो कब से मुझे देख रहा है। तभी अचानक से जिन की मोम रूम में आ जाती है। ये देख के जिन अपना हाथ छुपा लेता है एंड बोलता है, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मोम बोलती है, तुम पूरे दिन रूम में हो, तुम जाके दुकान देखो। नोटिस करती है कि वो कुछ छुपा रहा है। मोम उसके पास जाती है एंड उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, तुम्हारे हाथों को क्या हुआ है, तुम क्या छुपा रहे हो? जिंग बोलता है, ये तो बस एक एक्सीडेंट है। मोम बोलती है, आखिर तुम्हें किस तरह का चोट लगा है, मुझे सब कुछ सच बताओ, क्या हुआ है? जिंग बोलता है, मोम आप कितनी एनोइंग है, मैंने आपसे कहा ना ये इंजरी। भी कोई विंडो से एक स्टोन थ्रो करता है। जिंग विंडो से बाहर देखता है। वो देखता है कि ये दोनों वही बदमाश लड़के हैं जो मो को परेशान कर रहे थे। वो दोनों बच्चे बोलते हैं, तुम वही बेड लड़के हो ना जो सिटी में रहता है? जिंग गुस्से से उन्हें बोलता है, अगर मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो फिर तुम नहीं बचोगे। तभी मोम जिंग को बोलती है, तुम झाड़ू मार सकते हो। मोम के जाने के बाद जिंग दुकान को संभालता है।
कुछ देर के बाद बहुत सारे लोग दुकान के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। जिंग सोचता है आखिर इतने सारे लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी दुकान के अंदर पुलिस घुस जाते हैं एंड बोलते हैं हमने तुम्हारे बारे में रिपोर्ट रिसीव किया है, तुम्हें सस्पेक्ट किया जा रहा है, हम यहाँ पे तुमसे कुछ पूछताछ करने के लिए आए हैं। जिंग बोलता है आखिर आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं एंड ये केस कौन सा केस है। फिर पीड़िता का पिता उसका कॉलर पकड़ते हुए उसे गाली देने लगता है, चिल्ला के बोलता है तुमने मेरे डॉटर का अपहरण किया था। देन वो सबके सामने बोलता है उसके हाथों को देखो, मेरी डॉटर जब बच के निकल गई उसने अपहरणकर्ता के ऊपर चाकू चलाया था। उनके जिंग बोलता है आखिर तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम मुझे फंसा रहे हो। वहाँ पे मौजूद लोग बोलने लगते हैं वो तो एक क्रिमिनल है। कुछ लोग बोलने लगते हैं कि वो मेरा बेटे का टीचर है, ये कितना डिस्गस्टिंग है। मैंने सुना था कि बच्चों ने कहा था कि वो एक अच्छा पर्सन है, पर गॉड को पता है कि वो कैसा ह्यूमन है, वो कितना डिस्गस्टिंग है। जिंग बोलता है नहीं, वो मैं नहीं हूँ, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है। पुलिस ऑफिसर बोलता है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है हमें उस पर्सन को यहाँ से लेके पूछताछ करना चाहिए। उस भीड़ में एक रिपोर्टर भी था, वो किसी को कॉल करके बताता है कि कल का न्यूज बड़ा न्यूज होने वाला है। वो हेयर स्टाइलर ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो जिंग का कजन ब्रदर को बोलता है क्या होगा अगर वो मोलेस्टर नहीं रहा तो। जून उसे बोलता है तुमने जो देखा तुमने वही कहा, उन बच्चों के पेरेंट्स तुम्हें थैंक यू कहेंगे। पुलिस ऑफिसर जिंग को पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। जिंग बोलता है पर मैं वो मोलेस्टर नहीं हूँ, आप लोग मुझे पुलिस स्टेशन क्यों ले रहे हैं, मेरे हाथों पर जो चोट लगा है वो इसकी वजह से नहीं है। तभी वो वहाँ पे मो को देखता है, वो मो की तरफ पॉइंट करते हुए बोलता है ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, उसकी वजह से मेरे हाथों में चोट लगा है, वो प्रूव कर सकता है कि मैं वो मोलेस्टर नहीं हूँ। ये सुन के पुलिस ऑफिसर मो को पूछता है बच्चे ये पर्सन जो बोल रहा है क्या वो सच बोल रहा है, पर मो बोलता है मुझे पता नहीं। ये सुन के जिंग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है एंड वो सोचने लगता है आखिर क्यों। पीड़िता का पिता जिंग को हिट करते हुए बोलता है तुम अभी भी ये सब कुछ डिनाई कर रहे हो। पुलिस ऑफिसर पीड़िता का पिता को बोलता है आप शांत हो जाइए, हमें अभी तक एविडेंस नहीं मिला है, उसे बस सस्पेक्ट किया जा रहा है। भी वहाँ पे जिंग की मदर आ जाती है एंड बोलती है आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो पुलिस को बोलती है आखिर यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों हुए हैं एंड आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। पुलिस ऑफिसर बोलता है आप शांत हो जाइए, हम बस इसे पूछताछ करने के लिए ले जा रहे हैं। जिंग बोलता है मॉम मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं वो पर्सन नहीं हूँ। पर पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। वहाँ पे पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करने लगते हैं। पूछताछ करने के बाद उसे घर वापस छोड़ दिया जाता है। जिंग जब वापस घर जा रहा होता है कुछ लोग उसे पत्थर से मारने लगते हैं एंड उसे बोलते हैं तुम यहाँ से चले जाओ। जिंग अपना घर पहुँचता है, वहाँ पे पोस्टर लगाया गया है कि तुम एक मोलेस्टर हो, तुम नर्क में मर क्यों नहीं जाते। ये सब कुछ देख के वो बहुत ही ज्यादा घबराने लगता है। तभी आंट घर से बाहर निकलती है एंड बोलती है मुझे पता है ये तुम नहीं हो, मो की वजह से तुम्हें इतने सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। मैं कल मो को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा एंड उसे कहूंगा सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। जिंग इरिटेट होकर बोलता है फिर भी ये सब कुछ वर्थलेस है, क्योंकि सिटी के लिए मैं बस एक, अभी सब लोग मुझे मोलेस्टर बुला रहे हैं। जिंग घर के अंदर जाता है, तभी उसके फादर उसके फेस पे हिट करते हैं। मॉम फादर को रोकते हुए बोलती है आखिर आप उसे हिट क्यों कर रहे हैं, पुलिस ने कहा कि उसने ये सब कुछ नहीं किया है। फादर उसे न्यूज़पेपर दिखाते हुए बोलते हैं जरा इसे देखो, आज दोपहर से ये न्यूज चल रहा है, तुमने हमारे फैमिली को ह्यूमिलेट कर दिया। मॉम बोलती है बिना सच जाने उन्होंने ये सब कुछ लिखा है। फादर बोलते हैं बुरी चीजें बहुत ही जल्दी फैलने लगती है, हालांकि तुम इनोसेंट हो फिर भी लोग कहेंगे कि हमने एक मोलेस्टर को पाल पोस के बड़ा किया है। जिंग बिना कुछ बोले अपना रूम जाने लगता है। फादर चिल्ला के बोलते हैं आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे आओ। मॉम बोलती है अब बहुत हो गया, तुम मुझसे कल बात कर लेना।
जिंग अपना रूम जाता है, तभी कोई उसके विंडो को तोड़ता है। वो सोचने लगता है आखिर किसने मेरे विंडो को तोड़ दिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे सुबह का सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो घर का वॉल को साफ करने लगता है। उसके सामने से जो भी लोग गुजरते हैं वो लोग बोलते हैं कि उससे दूर रहो। कुछ लोग उसके ऊपर स्टोन भी फेंकने लगते हैं एंड उसे बोलते हैं तुम एक डिस्गस्टिंग इविल हो, तुम यहाँ से चले जाओ। कुछ देर के बाद उस रास्ते से तिया भी गुजरती है, पर वो जिंग को देख के इग्नोर कर देती है। ये देख के जिंग को बहुत ही बड़ा झटका लगता है। वो घर वापस चला जाता है। स्टेयर्स से चढ़ने के दौरान वो मॉम एंड डैड का कन्वर्सेशन सुन पाता है। डैड बोलते हैं अब हम लोग कैसे जी सकते हैं, हमारा दुकान अब नहीं खुल सकता। मैं सच में और अब जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ। जरा अपने बेटे को देखो, उसे पाल पोस के बड़ा करने में क्या तुम्हें कोई रिजल्ट दिखाई दिया? वो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गया एंड अब वो ये सब चीजें कर रहा है। उसे पालने से अच्छा हम लोग एक कुत्ता पाल लेते। मॉम बोलती है क्या अब तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो? क्या पिछले 10 सालों में तुमने इसके बारे में केयर किया है? क्या तुम्हें पता है तुम एक साल में कितनी बार घर आते हो? उन दोनों का कन्वर्सेशन सुन के जिंग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। देन हमें दिखाया जाता है मॉम जिंग के कमरे में जाती है एंड बोलती है कि मैंने डैड से बातचीत कर लिया है। पर जिंग रूम के अंदर नहीं था। जिंग को उस जगह में रह के घुटन महसूस हो रहा था, इसीलिए वो अपना घर छोड़ के चला गया ताकि वो सांस ले सके। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 10 साल के बाद वो एक दूसरे सिटी में है। एक पर्सन उसे बोलता है तुम्हें एक ऑर्डर डिलीवरी करना है। जिंग बोलता है मैं समझ गया। तभी एक पर्सन जिंग को पीछे से हक करता है। जिंग बोलता है बॉस आखिर क्या हुआ? इस पर्सन का नाम है हू ली, इसे मैं ली पुकारूंगी एंड ये जिंग का बॉस है। जिंग उस पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है एंड ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। ली सोचने लगता है 10 साल पहले वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। इतना गरीब था कि कैफेटेरिया में जो खाना बच जाता था वो उसे ले लेता था। इसीलिए वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है ताकि वो इस सिटी में जिंदा रह सके। जिंग कस्टमर का डोर नॉक करता है एंड बोलता है हेलो डिलीवरी पहुंच चुका है। वो पर्सन बोलता है डोर ओपन है, तुम अंदर आ सकते हो। जिंग घर का अंदर एंटर करता है। वो बोलता है कि मैं फूड को यहाँ पे रख दे रहा हूँ। वो उसे बोलता है जिंग क्या तुमने मुझे रिकॉग्नाइज नहीं किया? ये सुन के जिंग उसकी तरफ देखता है। उसे देख के जिंग बहुत ही ज्यादा शौक में पड़ जाता है। मो उसे न्यूज़पेपर दिखाते हुए बोलता है अगर तुम जहाँ पे काम कर रहे हो उन्हें इस न्यूज के बारे में पता चलेगा तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? जिंग बोलता है ये सब कुछ सच नहीं है। मो बोलता है अगर तुम मेरे स्लेव बनोगे तो फिर मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। जिंग बोलता है क्या तुम रिवेंज लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो? मो उसका चिन पकड़ते हुए बोलता है तुम मेरे बारे में इतना बैडली कैसे सोच सकते हो? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कल मो उस दुकान पे गया था जहाँ पे जिंग काम करता है। जिंग को देख के मो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। मो जिंग को फॉलो करता है। वो देखता है कि चेंजिंग रूम में जिंग किसी के साथ है। मो देखता है कि वो पर्सन जिंग को पैसे देता है। जिंग उन पैसे को रख लेता है एंड हंसते हुए बातचीत करने लगता है। ये देख के मो सोचने लगता है क्या तुम इस तरह के लड़के के साथ साथ में रहना चाहते हो? तुम इस तरह से उसके सामने कैसे हंस सकते हो? क्या तुम ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हो? क्या तुम बहुत सारे लोगों से सो चुके हो? आखिर कितने मर्द ने तुम्हें टच किया है? ये सब कुछ सोच के वो परेशान होने लगता है। तभी एक लेडी वर्कर उसे बोलती है कस्टमर का यहाँ पे आना मना है। ये सुन के मो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड हमें उन दोनों के बीच इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिंग बारिश में भीगते हुए दुकान पहुँचता है। उसे देख के कोवर्कर बोलती है आखिर तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें तो चोट भी लगा है। दूसरी कोवर्कर बोलती है तुम रेस्ट रूम जाके आराम करो। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिंग रेस्ट रूम में जाके रेस्ट कर रहा होता है। जिंग सोचने लगता है सब कुछ ठीक ही है,
पर मेरे बैक में दर्द हो रहा है। हालांकि मैं अब एक कुत्ते की तरह जी रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी जीना चाहता हूँ। फिर उसके फोन में मो का मैसेज आता है। मो ने मैसेज किया है कि काम खत्म करने के बाद तुम मेरे ऑफिस आना। यह भी मत भूलना कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आदेश है। यह देख के जिंग सोचने लगता है, क्या मैं नर्क में जीने के लायक हूँ। देन वो फोन थ्रो कर देता है एंड सोचता है, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तभी रेस्ट रूम में ली आ जाता है एंड बोलता है, जिंग मैं वापस आ गया हूँ, तुम जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारो एंड अपने डैड को देखने दो तुम्हें कहाँ हर्ट हुआ है। जिंग बोलता है, मैं पूरे दिन रेस्ट कर रहा था, अब मुझे हर्ट महसूस नहीं हो रहा है। ली बोलता है, तुम्हारे आईज, तुम ऐसे कैसे हो गए? मैंने तुम्हें जैसे पहले देखा था तुम वैसे नहीं दिख रहे हो। डैडी को ये पसंद नहीं, अगर तुम्हारे पास कोई शिकायत है तो बताओ। जिंग बोलता है, शायद अब मैं यहाँ पे नहीं रह सकता। ली बोलता है, व्हाट, क्या तुम यहाँ से जाने की सोच रहे हो? देन ली उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बोलता है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम मरते दम तक यहाँ पर काम करोगे। तुम इसे देखो, तुम ये नहीं कर सकते जब तक कि तुम 50 सालों तक के कमाए हुए पैसों का भुगतान ना करो। ये देख के जिंग बोलता है, मैंने इसे कभी साइन नहीं किया था। ली बोलता है, आज सुबह मैं एक्सीडेंटली एक ब्यूटी से टकरा गया जब मैं ड्राइव कर रहा था। पहली नजर में ही मैं उसे प्यार कर बैठा। मैं एक गिफ्ट ढूंढ रहा हूँ, एज एन अपोलॉजी। इस तरह के मोमेंट में तुम्हें मुझे मना नहीं करना है। किंग बोलता है, तुम बस मुझे यूज कर रहे हो। देन ली उसका हाथ पकड़ के बोलता है, तुम्हें अपने डैडी के साथ शॉपिंग करने के लिए चलना होगा। इसके बाद हमें एक हॉस्पिटल दिखाया जाता है। ली जिंग के साथ उस हॉस्पिटल में जाता है। ली ने बहुत सारे गिफ्ट खरीदे थे एज एन अपोलॉजी। ली बोलता है, उस ब्यूटी को ये सब चीजें पसंद आएंगी। ऐसा होगा तो फिर हम कल ही शादी कर लेंगे। ली एक रूम का डोर ओपन करते हुए बोलता है, ब्यूटी मैं आ गया। जिंग देखता है वो ब्यूटी और कोई नहीं बल्कि मो का आंट है। आंट के साथ मो भी वहाँ पे है। उन्हें देख के जिंग बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए एंड आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।